नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे पीजीटी सिलेबस के अनुसार, यानी झारखंड पीजीटी जो हिंदी का सिलेबस है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, पद कृतियाँ और गद्य कृतियाँ, जिसमें से सभी के महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी के जितने भी महत्वपूर्ण पाठ हैं, सभी को एक एक करके हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे रूपों में देखा है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे मानसरोवर भाग के अंतर्गत जो भी प्रमुख तत्व होंगे, प्रमुख विश्लेषण होंगे, प्रमुख सारांश होंगे, उसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्योंकि इससे पहले मानसरोवर भाग 1 के अंतर्गत जितने भी प्रमुख पात्र हैं सभी को हम लोगों ने जाना है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके अवश्य चेक कर लें और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज बात करते हैं प्रेमचंद तथा उनकी कहानियों का विश्लेषण को, जो कि वीडियो हो सकती है कुछ लंबी हो, तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहेंगे। मानसरोवर भाग 1 के आधार पर कहानी की उत्तमता अथवा अनुत्तमकता के संबंध में मानसरोवर के प्राकथन में प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। जब जब कहानी की बात उठती है तो प्रेमचंद का नाम निश्चय ही आदर के साथ लिया जाता है। प्रेमचंद ने जो भोगा है, जो देखा है, उसे निष्कपटता के साथ शब्दों में साकार कर दिया है। प्रेमचंद ने जीवन के अनुभवों से शिक्षा प्राप्त की और सच्चे अर्थों में यही वास्तविक शिक्षा होती है जो व्यक्ति को परिपक्व बनाती है तथा उनका संपूर्ण साहित्य उनके जीवनगत अनुभवों का निचोड़ ही है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। कितने हैं? 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 के ऊपर है। भाव एवं शिल्प की दृष्टि से अंतर पूर्व और बाद की कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमचंद को लिखने की प्रेरणा समाज से प्राप्त हुई है, विशेषकर ग्रामीण समाज से। इस संबंध में प्रेमचंद की तुलना चार्ल्स डिकेंस के से कर सकते हैं। डिकेंस और प्रेमचंद दोनों ही जनता के आदमी थे। भाव के क्षेत्र में प्रेमचंद की आरंभिक कहानियाँ भावना प्रधान और आदर्शवादी है। प्रत्येक स्थिति में ऊंचे आदर्श पर जाकर समाप्त होती है। उनका प्रभाव भावुकतापूर्ण और उपदेशात्मक सा प्रतीत होता है। जिन कहानियों में प्रेमचंद जी ने किसी आदर्श का चित्रण नहीं किया है, उदाहरण के लिए कफन, पूस की रात, नशा आदि, उनकी कहानियों में भी मुख्य प्रभाव परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह करने का ही हो रहा है। प्रेमचंद की कहानी की सफलता का मूल है उनका निराशमूलक न होना। आगे है, प्रेमचंद एक महान यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थ उनके लिए एक एक अविभाज्य वस्तु थी, जिसमें व्यक्ति और समाज तथा परिवेश और मन का जैसा अलगाव न था, जैसा प्रायः मान लिया जाता है। पूस की रात प्रेमचंद की मानव यातना की कहानी है। लेखक के विस्तार से उसमें दिखलाया गया है कि कड़ाके की ठंड वाली रात में हल्कू कैसे अपनी इच्छाओं को वश में करके यातना पाता है, और अंत में जब जानवर सारा खेत चर जाते हैं तब हल्कू प्रसन्न होता है, क्योंकि अब उसे रात को पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह कहानी का एक मनोवैज्ञानिक अनुभव के साथ समाप्त होती है। प्रेमचंद का द्वंद्व जितना व्यक्तिक है उतना सामाजिक भी। बड़े भाई साहब कहानी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दो भाइयों की स्थिति इस कथा में दोनों एक दूसरे से स्वभाव में विपरीत हैं। बड़ा भाई कमज़ोर होता हुआ भी छोटे भाई पर शासन करने के लिए गंभीरता धारण करता है। इस प्रकार दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है। यह उनका अपना द्वंद्व होते हुए भी छोटे भाई पर शासन करने के लिए गंभीरता धारण करता है। इस प्रकार दोनों के बीच द्वंद्व चलता है। यह उनका अपना द्वंद्व होते हुए भी
यह व्यापक सामाजिक संदर्भ में बन जाता है। बड़े भाई जानते हैं कि उनका यह बड़कपन का अन्याय स्थान है, अलग गलत जगह पर है कि फिर भी बड़े भाई की स्वाभाविक गरिमा उनको बाध्य करती है। इस बड़े भाई की बार बार असफलता और छोटे भाई की सफलता और इस तरह अपनी सफलता पर बड़े भाई के प्रति किंचित उपेक्षा भाव का द्वंद्व, इन सब का वर्णन प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर विलक्षण ढंग से किया है। प्रेमचंद की नशा प्रेमचंद की ही नहीं, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में अन्यतम है। यानी नशा जो मानसरोवर के अंतर्गत एक कहानी है, उसे आप अवश्य पढ़ें। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मानसरोवर के अंतर्गत कुल 27 कहानियाँ हैं, जिसे आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप जितना बार हो सकते जब तक आपका मन भरे ना और एक भी प्रश्न इससे न छूटे, उस प्रकार की आप तैयारी कर लें। क्योंकि मानसरोवर के जितने भी कहानी हैं सभी महत्वपूर्ण है और सभी मनोरंजक है, सभी पढ़ने लायक है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार आपको मन करेगा। इसलिए प्रेमचंद के मानसरोवर भाग 1 के अंतर्गत जितने भी कहानी आप सभी को पढ़े, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी यथार्थवादी संवेदना के नाते हुए परिस्थितियों से संघर्ष करने वालों चरित्र को सबसे अधिक सहानुभूति देते थे। नशा के पात्र द्वारा वीर की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। अपनी स्थिति को भूल वह अपने मित्र ईश्वरीय जैसा मान सम्मान और आदर पाना चाहता है। इसी के चलते वह ईश्वरीय के गांव पहुंचकर नौकरों से उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी जमींदार होने का दम भरता है। गांधी भक्त ठाकुर से डींग हाँकता है, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असमियों के नाम हिला कर देंगे। यह कथन उनकी सारी अभिलाषाओं को प्रकट कर देता है। मनोविज्ञान के आधार पर बहुत ही प्रखर सत्य को उद्घाटित किया है। प्रेमचंद का यथार्थवाद आदर्शवाद से शून्य न था। उन्होंने कहा है, मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। यथार्थ चित्र माने भावना को आदर्श से शून्य हूबहू अनुकरण। वे आगे कहत है कि कहानी यथार्थ जैसी होती है, यथार्थ नहीं। वह जीवन को पुष्ट करने वाला जीवन का भ्रम खड़ा करती है। ईदगाह कहानी में आशा जैसी बड़ी चीज़ के यथार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है। ईदगाह में बूढ़ी दादा अमीना के प्रति बालक हामिद की अपनी संवेदनशीलता उसकी स्वयं की सहजता द्वारा संयमित है। इसलिए 3 पैसे होने पर भी हामिद अपने भाग्य को नहीं कोसता, न साथियों को हीन समझता है। वह केवल इतना कहता है कि खिलौना मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यह हामिद का अपना आत्मसंघर्ष है। यह कहानी का यथार्थ है। प्रेमचंद शोषण के भयावह यथार्थ को मुखर करने के लिए बालक मोहसिन के मुंह से कहलवाते हैं, चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नात हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसरोवर के अंतर्गत जो नशा है उसे तो आप पढ़ेंगे ही, किंतु हामिद यानी ईदगाह को भी एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से हामिद होते हैं और हामिद मुख्य पात्र हैं। जो कि चिमटा खरीदता है, वो अपने दोस्तों से कंपेयर करता है, यानी अपने दोस्तों के से बेहतर अपने आप को समझता है, यानी अपने खिलौने को समझता है। यह वाक्य हामिद को यथार्थ से परिचित करा देता है। अब उसकी समझ में आ गई है कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है। ईदगाह का हामिद मानव मुक्त के संघर्ष में सहायक बनकर उभरता है। इसलिए ईदगाह का हामिद भी कोरा आदर्श नहीं है, यथार्थ है। तावान कहानी का उल्लेख भी मानवीयता की कसौटी पर पाठक की चेतना को झकझोरती है। छकौड़ी ने उदंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं, तो नतीजा एक ही, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। प्रस्तुत
कहानी में स्वतंत्रता संग्राम के पीछे आमजन की पीड़ा को प्रदर्शित किया है। प्रेमचंद की कहानियों का कला पक्ष भले ही आलोचकों की दृष्टि में गौर रहा हो, पर प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन के यथार्थ को कला के आधार पर प्रतिष्ठित करना रहता है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए हैं। यही प्रेमचंद की कहानियों की उपलब्धि अथवा सार्थकता है। आगे बात करते हैं प्रेमचंद की कहानियाँ एवं इनके मनोवैज्ञानिक आधार। इसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद की कहानियाँ एवं मनोवैज्ञानिक आधार, इसे आप अवश्य जानें, क्योंकि इनके जितने भी कहानियाँ हैं सभी क्या है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है, यानी मनोवैज्ञानिक आधारित है। प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियों को उत्तम कहानी की श्रेणी में रखते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि मनोविश्लेषण उनकी कहानियों का साध्य नहीं है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक सत्य एक उपकरण की तरह आता है। निसंगतियों को विडंबना पूर्ण बनाने या अंतःविरोधों को मार्मिक और तल्ख बनाने का प्रयोजन लेकर, लिहाजा उनकी कहानियों में मनोविज्ञान या बाह्य क्रिया व्यापारों से प्राप्त अनुभव है या वैकल्पिक समस्याओं से समाधानों में चुनने के सवाल को लेकर मन में छिड़ी उलझन है। यह ध्यान रखनी चाहिए कि उनके पात्र अपना मनोजागतिक संसार रचकर उसमें कैद नहीं हो जाते और न ही पूरी कहानी में आत्ममंथन करते प्रतीत होते हैं। वे कहानी में मानसिक ग्रंथि के अनुरूप घटनाओं का संयोजन कभी नहीं करते। उनके पात्रों में जो घात प्रतिघात और अंतर्द्वंद है वह मुख्यतः बाह्य घटनाओं पर आधारित है। प्रेमचंद व्यक्ति के अवचेतन की मनोवैज्ञानिक समस्या को कहानी का विषय नहीं बनाते, क्योंकि उनकी दृष्टि के व्यक्ति मानसिक जगत में उलझने की अपेक्षा समाज के टूटने बनते मूल्यों की टोह में अधिक रहती है। शायद यही कारण है कि मनोवृत्ति, नशा, बड़े भाई साहब, बेटों वाली विधवा एवं ईदगाह जैसे कुछ एक कहानियों जो परिस्थितियों के अनुरोध से मनोभाव के परिवर्तन या अंतर्द्वंद को रेखांकित करती है, उनकी बुनियादी बाह्य घटनाओं पर टिकी है। इसलिए प्रेमचंद में अंतर्जगत की पेचीदगी, कुंठा या अस्पष्टता अमूर्त स्वप्न चित्र खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। उनके पात्रों के मानसिक विचलन या अवधारणा परिस्थितियों के वैषम्य को स्पष्ट एवं व्यंजक बनाते हैं। मानस भाग 1 की कहानियाँ इसी दृष्टि से मूल्यांकन की अपेक्षा रखती है। बड़े भाई साहब में मानव मन के साक्ष्य आत्मीय संदर्भ में श्रेष्ठता बोध के कारण उभरते हैं। नशा एवं गुल्ली डंडा में क्रमशः परिवेश एवं वय बदलने से स्वभाव बदलता है। ईदगाह में बाल मनोविज्ञान का खुलासा किया गया है। यहाँ अर्थाभाव ने हामिद की मानसिक प्रतीतियों के लिए परिस्थिति निर्माण का कार्य किया है। बेटों वाली विधवा में पति के मरने के बाद फूलमती जिस मानसिक तनाव को झेलती हुई आत्महत्या की परिणति तक जाती है, उसका कारण भी घर में बेटों की द्वारा रची गई परिस्थितियाँ की ही है। प्रेमचंद ने मानव के अंतर्जगत की प्रेरणा का आधार कम से कम लिया है। वे अपने पात्रों में बाह्य घटनाओं के आधार पर ही आंतरिक अनुभूतियों को पकड़ते हैं। इस प्रकार अयोग्यजा में रघु अपने सौतेले भाई बहनों के खेलने के लिए काठ की 2 गाड़ियाँ बनाता है और उन पर बच्चों को चढ़ाकर घुमाता है। बच्चे इतने खुश हुए मानो हवाई जहाज पर चढ़ आए हैं। प्रेमचंद अन्य बच्चों के अनुभव को जायजा लेते हुए अंततः अपनी दृष्टि अबोध दुनिया पर टिका देते हैं, जो अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त करने योग्य हुई ही नहीं थी। दुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। मनोभाव अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा को मोहताज नहीं होते।
आंगिक चेष्टाएं भी उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। यहाँ बाह्य घटना यान यात्रा है जिससे मानसिक स्तर पर आनंद की अनुभूति होती है और उसकी अभिव्यंजना के लिए कहानीकार के आंगिक चेष्टाओं जैसे बाह्य उपकरण की सहायता ली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर भाग 1 के अंतर्गत जितने भी कहानियाँ हैं, यानी कुल 27 कहानियाँ हैं, उसे आप एक एक करके अवश्य पढ़ें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ाना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। अगर समय मिले तो कभी हम लोग लाइव क्लास में आकर एक एक करके सभी चैप्टर यानी सभी पार्ट यानी सभी कहानियों को पढ़ेंगे, जिसमें से 27 कहानियाँ हैं और 27 कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी है। 27 कहानियों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जितने भी कहानी हैं सभी मार्मिक हैं, सामाजिक हैं और सामाजिक परिस्थितियों को देख के लिखा गया है। इनका शीर्षक भी सामाजिक परिवेश के आधार पर बनाया गया है। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूं या अनुरोध करता हूं कि आप एक बार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों को अवश्य पढ़ें, जिसमें से कुल 27 कहानियों को ही पढ़ना है। क्योंकि ऐसे तो 200 से अधिक कहानियाँ हैं मानसरोवर के अंतर्गत, लेकिन मानसरोवर भाग 1 को ही आपको पढ़ना है, जिसमें से कुल कितने कहानी हैं? 27 कहानी। 27 कहानी में से सभी एक से एक बढ़कर कहानी हैं, सभी अच्छे हैं, सभी सामाजिक हैं, सभी सोच को बदलने वाली कहानी है। आप एक बार अवश्य सभी कहानियों को पढ़ें और अंत में ठाकुर का कुआं को भी अवश्य पढ़ें, जिसमें से छुआछूत को दर्शाया गया है। ठाकुर का कुआं में प्रेमचंद ने मनोविज्ञान की उन बारीकियों को पकड़ा है जो जाति व्यवस्था की भयावहता से उत्पन्न हुई है। गंगी के मन के भीतर विद्रोह है, जिस पर भय की एक मोटी परत चढ़ी है। जोखू के मना करने पर भी गंगी ठाकुर के कुएं से पानी लाने जाती है। वह यह साहस रात के अंधेरे में किसी के द्वारा न देखे जाने की स्फीत विश्वास के कारण ही जुटा पाती है। वह कुएं की जगह पर पहुंचती है, पर उसी समय कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। यह नाटकीय क्षण छुआछूत वाली भेदमूलक व्यवस्था की विडंबना को मूर्तित करता है। यह भय का चेहरा है, इसी के नीचे दबी है विद्रोह की चिंगारी। हम क्यों नीचे हैं और ये लोग ऊंचे क्यों हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें, किस बात में हैं हमसे ऊंचे, हाँ मुँह में हमसे ऊंचे। इस प्रकार निरापद समझकर गंगी कुएं में घड़ा डालती है। गंगी की तत्कालीन मानसिक अवस्था का चित्र है। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। गंगी घड़े में पानी भरकर खींचती है। बस अब घड़े को पकड़कर जगत पर रखना शेष है कि ठाकुर का दरवाज़ा खुलता है। शेर के मुंह की तरह भयानक गंगी के भीतर का डर उसके साहस को धक्याता है। वह उसे आक्रांत कर लेता है। डर के मारे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और गंगी भागती है। यह कहानी उस समाज व्यवस्था की पोल खोलती है जो धन और जाति के आधार पर बंटी है। प्रेमचंद मनोविज्ञान का सहारा लेकर इसकी विसंगतियों को और अधिक त्रासदी बनाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान चरित्रों को विकसित करने में सहायता करता है, साथ ही वह सामाजिक विदुषताओं को बेपर्दा करता है। प्रेमचंद को मानव हृदय की दुर्बलताओं, गुप्त मनोभावों में पलने वाली दुविधाओं का स्पष्ट पता था। इसलिए वे उसके एक एक रेशे को अलग अलग कर पाठक के सामने रख देते हैं। मानसिक शिथिलता और दुर्बलता के अवसरों को पहचानने में उनकी बराबरी का साहित्यकार खोजना कठिन है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसरोवर के अंतर्गत जितने भी कहानी हैं, अयोध्या, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक, संपादक, मनोवृत्ति सभी महत्वपूर्ण है। सभी को आप इनकी मूल पुस्तकें को खरीद कर, मूल पुस्तक कहने का अर्थ मानसरोवर भाग 1 पुस्तक को खरीदें और 27 जो कहानी है, 27 कहानियों को आप विस्तार पूर्वक पढ़ें, जो कि परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरा सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपना भी लाभ उठाते रहें, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं और आपके सहयोग के लिए ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है कि आपका सहयोग हो और आप अच्छे अंक और बेहतर अंक प्राप्त करें, सरकारी पद पर, सरकारी नौकरी के पद पर व्याख्याता के रूप में शामिल हों और व्याख्याता के रूप में आसन ग्रहण करें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।